बैक टू द चैनल माई सेल्फ वैष्णवी कसौदन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, जो कि बिहार की सभी यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले की जो वीडियोस हमारी रही हैं उसमें हम लोगों ने आपके कोर्स का यूनिट 1 कंप्लीट करा दिया है। डिटेल डिस्कशन भी है, क्रिटिकल एनालिसिस की भी वीडियोस होंगी एंड समरी की भी वीडियो, एक शॉर्ट समरी अगर आप जल्दी चीज़ें समझना चाहते हैं तो। इसके अलावा यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर क्या होता है, यूरोपियन लिटरेचर क्या होता है, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी चैनल पे, उसकी भी वीडियो आपको अवेलेबल होगी। एंड ये सारे वीडियोस की जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगी। प्लेलिस्ट भी बनी होगी, तो आप अगर वो वीडियोस देखना चाहते हैं, यूनिट 1 अभी तक आपने नहीं कवर किया है, देन प्लेलिस्ट के थ्रू या चैनल के थ्रू, लिंक्स के थ्रू आप उन वीडियोस को देख के अपना यूनिट 1 कंप्लीट कर सकते हैं। विद दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके कोर्स का यूनिट 2, जिसका नाम है ओडिपस द किंग एंड इट इज रिटन बाय सिफिलिस। ओके, तो कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ आएंगे हमारे जो मेन पोइट्री है, मेन जो एपिक है उस पर। तो सिफिलिस है हमारे राइटर, बुक का नाम है ओडिपस द किंग। इसे जो है ओडिपस रेक्स के नाम से भी जाना जाता है एंड ये एक एपिक है जिसमें हम लोगों ने जो ओडिपस किंग थे या ओडिपस की जो स्टोरी है उसको प्रॉपर्ली डिस्कस किया गया। सो एपिक की बात करने से पहले जो हमारे ऑथर हैं, हमारे जो पोएट हैं, उनके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं, छोटा सा डिस्कशन रखते हैं। सो जब हम सिफिलिस की बात करते हैं तो मैंने आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि ग्रीक लिटरेचर की बात होने वाली है, या जो यूरोपियन लिटरेचर बेसिक हमारा था उसकी बात आपके पूरे सिलेबस में चलेगी। ये चीज़ मैंने आपको हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी उसी में क्लियर कर दिया, ठीक है। तो जब हम सिफिलिस की बात करते हैं तो ही वॉज बोर्न, एक एस्टिमेट लगाया जाता है, एक आप कह सकते हो रफ आइडिया लगाया जाता है दैट ही वॉज बोर्न अराउंड 496 BCE एंड ये एक रूरल कम्युनिटी को बिलोंग करते थे जो कि हिप्पियोस या जो भी ये है, ये एक ग्रीक कंट्री है, सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं करता, ये एक रूरल कम्युनिटी है, ठीक है। एंड ये कम्युनिटी जो है वो कोलोनस, एक छोटा सा टाउन था, वहाँ पे थी ये कम्युनिटी, वहाँ पे रहती थी ये। एंड ज़्यादा डिटेल में अगर हम जाते हैं तो ये जो एरिया है ये एथेंस के पास है एंड ये जो स्मॉल टाउन है ये आप कह सकते हो एक डिस्ट्रिक्ट टाइप का, जैसे यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट चलता है, पहले कम्युनिटी हो गई, उसका थोड़ा सा बड़ा एरिया हमारा स्मॉल टाउन हो गया या विलेज एरिया हो गया, एंड उससे बड़ा एरिया हमारा मेन डिस्ट्रिक्ट हो गया, एंड उसके बाद आ जाता है हमारा मेन सिटी। सो एथेंस के बाहर ही जो है एक स्मॉल टाउन था जिसका नाम था एटिका, ठीक है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं दैट सिफिलिस was born in Attica, which is outside the Athens, okay? And Athens कहाँ पे है? ग्रीक में ही है, ग्रीस में ही है एथेंस, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एथेंस में यूजुअली लोग कंफ्यूज नहीं होते, एथेंस की हिस्ट्री बहुत पुरानी है एंड बहुत बड़ी है, ओके। एंड ही वाज द सन ऑफ सिफिलिस, दोनों के नाम मिलते जुलते हैं तो ध्यान रखिएगा, पापा का नाम है सिफिलिस, बेटे का नाम है सिफिलिस। एंड अगर हम इनके करियर की बात करें या इनके लिटरेरी करियर की बात करें तो वो स्टार्ट हुआ था 468 BCE में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा क्योंकि बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है। इसको भी मैंने आपको बताया था कि अगर AD और BC की बात होती है तो BC डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, लाइक 1 BC, 2 BC, 3 BC। सो 1 BC जो है वो 2 BC के बाद आया, ओके। तो 468 जो है वो बाद में आया है 496 में, ठीक। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, कहीं पे भी BC की बात हो रही है, ओके। एंड इस टाइम पे डायनाइसिस थिएटर कंपटीशन होता था जिसमें सोफोक्लिस ने पार्टिसिपेट किया था एंड ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, जिसमें उन्होंने उनके जो मतलब माना जाता है एस्किलस इनके टीचर थे, इन्होंने अपने टीचर को डिफीट किया था इस कंपटीशन में एंड ही बिकेम द फर्स्ट टू विन दिस थिएटर कंपटीशन। एंड इसी के साथ जो है वो इनका आप कह सकते हो राइटिंग करियर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसके अलावा इन्हें जो है मिलिट्री में भी पार्ट लेने का मौका मिला था। ही वॉज इलेक्टेड टू बी वन ऑफ द 10 स्ट्रैटेजियंस। सो स्ट्रैटेजियन ये मिलिट्री जर्नल्स होते हैं ग्रीक के या ग्रीस के, ठीक है। एंड वहाँ पे उन्होंने अपनी आर्म फोर्स को जो है वो कमांड किया था एंड इस टाइम पे वो उन्होंने जो सबसे पहली पोस्ट ली वो थी जूनियर कलीग की किंग पेरिकुलस के, ओके। पहले तो इन्हें स्ट्रैटेजिस्ट बनाया गया, मिलिट्री जर्नल बनाया गया, उसके बाद ये जूनियर कलीग बन के किंग पेरिकुलस के लिए
काम किए हैं, उनके साथ काम किए हैं। इसके बाद उन्होंने सिटी के फाइनेंसेस को भी मैनेज किया है 443 BC में, ठीक है। एंड इस टाइम पे ये एथेंस के ट्रेजरर की तरह बन गए थे। एंड इन्होंने एथेंस का जो आप कह सकते हो कि हिंदी का टर्म है खन्नागार, सो ही वाज द खन्नागार ऑफ एथेंस या किंग पेरिक्लस के, ओके। एंड उस टाइम पे किंग पेरिक्लस का जो पॉलिटिकल डोमिनेंस था वो बहुत ज़्यादा था। ऑब्वियसली वो किंग थे एथेंस के, तो उनका कंट्रोल रहने वाला था, ठीक है। एंड इसके बाद ये कमिश्नर बने थे। एंड इन्होंने जो है उस टाइम पे वॉर चल रही थी, पेलोपोनेसियन वॉर, ठीक है। इस वॉर में इनकी जो टीम थी वो पूरी तरीके से, इनकी जो आर्मी थी, ग्रीक आर्मी, जो पूरी तरीके से हारने लगी थी, तब सेफोक्लस को भेजा गया था ताकि वो आर्मी को लीड कर सकें एंड विक्ट्री अटेन कर सकें। इसके बाद माना जाता है, आप कह सकते हैं एक रफ एस्टिमेट हमारे पास कि 406 या 405 BC में इनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 90, ठीक है। सो ये राइटर भी थे, इन्होंने वॉर में पार्टिसिपेट किया, ये ट्रेजरर भी थे, इन्होंने कई सारी चीज़ें अपनी लाइफ में की। एंड ही वॉज नोन फॉर हिज ट्रेजेडिक प्लेस, ओके। इनके एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने जो मेन स्टडीज़ की हैं, अच्छा उस टाइम पे कोई स्कूल या कुछ होता नहीं था, आप किसी एक फिलोसफर को, किसी एक टीचर को फॉलो करते थे जो आपको पूरी गाइडेंस देता था, जिसमें वो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट जो आपके इंटरेस्ट हैं उनके बारे में आपको बता रहा होता, ठीक है। तो वैसे ही सेफोक्लस के भी साथ भी था कि इन्होंने जो है पोएट्री की पढ़ाई की, म्यूज़िक की पढ़ाई की, डांस की पढ़ाई की, जिमनास्टिक्स भी इन्होंने सीखा। एंड ये जो स्टार्टिंग की इनकी जो जर्नी थी, जो सब्जेक्ट्स थे, इसी सब्जेक्ट्स के थ्रू जो है ये एजुकेटेड सिटीजन, या आप कह सकते हो जो भी इनकी लाइफ की अचीवमेंट्स थी वो इन्हीं सब्जेक्ट्स, इन्हीं टीचिंग्स की वजह से आई हैं। एंड इसके बाद जो है आप कह सकते हो ये अर्ली टीचिंग्स जो है, इन्हीं अर्ली टीचिंग्स से इन्हें जो लीडिंग रोल्स इनके रहे, चाहे वो मिलिट्री में हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसीज में हो, चाहे वो आर्ट्स में हो, चाहे वो किसी पब्लिक अफेयर में हो, सब में जो है वो इनकी बेसिक टीचिंग्स काम आई हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके पास एक्सेप्शनल म्यूजिकल एंड डांस टैलेंट भी था, मतलब म्यूजिक में भी इनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट था एंड डांस में भी इनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। इसके अलावा इन्हें 15 साल की उम्र में एक ग्रेट ऑनर मिला था, जहाँ पे इन्होंने बॉयज़ का एक कोरस इन्होंने प्रिपेयर किया था, डायरेक्ट किया था, जो कि विक्टोरियस हुआ था। ये सॉन्ग का ओवरऑल जो है जेस्ट था कि कैसे एक इनकी जो कंट्री है वो एक वॉर में पार्टिसिपेट की थी एंड उस वॉर को जो है वो किस तरीके से जीता गया था। तो उस पूरे सॉन्ग को इन्होंने एज अ विक्टोरियस सॉन्ग या विक्ट्री सॉन्ग की तरह उन्होंने प्रेजेंट किया। इसके अलावा जब मतलब मिलिट्री पोस्ट तो आपने इनकी देख ली, इसके अलावा ये ड्रामाटिस्ट की तरह भी सबके सामने है, जिसमें इन्होंने होमर के इन्फ्लुएंस में चलते हुए होमर्स के वर्क को पढ़ के, चाहे वो द इलियाड हो, चाहे वो द ओडिसीज हो, उसके इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने चीज़ें की थी। मैंने फर्स्ट यूनिट में भी आपको बताया था कि होमर ने बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। अब सोचिए वो जनरेशन ऑफ राइटर्स जो होमर के जस्ट बाद आए हैं या कुछ सेंचुरीज बाद आए हैं, उन पे होमर का इन्फ्लुएंस ऑब्वियस सी बात है होगा। जब 3000 ईयर्स, मोर देन 3000 ईयर्स बाद भी होमर का इन्फ्लुएंस अभी भी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम पीरियड पे भी इनका इन्फ्लुएंस रहा होगा। एंड होमर के ही इन्फ्लुएंस पे रह के इन्होंने ये जो ओडिपस बुक है वो इन्होंने लिखी हुई थी। जो ओडिपस की 3 बुक्स हैं वो इन्होंने इसी पे बेस करके लिखी। इनके लिटरेरी वर्क्स की बात करते हैं तो ये अपने टाइम के, इनके टाइम के जो भी राइटर्स थे उनसे थोड़ा सा हटके लिखते हैं, चाहे वो इनके टीचर या एल्डर सिकुलस हो जाए, चाहे इनके यंगर जो मतलब इनसे जो यंगर राइटर्स आए हैं यूरिपिडस, उनके जैसे हो जाए, तो थोड़ा सा हटके ही लिखने की कोशिश करते थे, ट्रेजेडीज लिखने की कोशिश करते थे। एंड सबसे बुरी बात ये हो जाती है हमारे लिए कि मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल के बाद आया था मिडिल एज या डार्क एजेस। एंड डार्क एजेस में क्या हुआ था, जो चर्च के लोग थे उन्होंने क्लासिकल लिटरेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया। सो वैसे तो सोफोक्लिस ने 120 प्लेस लिखे थे, बट हमारे पास कंप्लीट मतलब आप कह सकते हो कि सिर्फ अगर हम बात करें कि पूरा कंप्लीट प्ले हमारे पास जो है वो सिर्फ 7 है, ठीक है। सिर्फ 7 प्लेस हमारे पास है जो इनके पूरे कंप्लीट है। बाकी सब जो है वो कुछ फ्रेगमेंट्स में है, कुछ टुकड़ों में है, किसी का टाइटल हमें पता है, किसी कुछ डायलॉग हमें पता है, बट पूरा कंप्लीट प्ले हमारे पास नहीं है। वो 7 प्लेस जल्दी से आप नोट कर लीजिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आ जाता है एजेक्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एंटीगोन, फिर आ जाता है इलेक्ट्रा, फिर जाता है ओडिपस द किंग,
ये आपके कोर्स में भी आप इसे पढ़ोगे, हम डिटेल डिस्कशन इसका करेंगे। द ट्रेचनियन, फिलोक्टेटस एंड एटलास, ओडिपस एट कोलोनस। ठीक, तो ये 7 प्लेस हैं जो सिफिकुलस के हमारे पास हैं या पूरी तरह कंप्लीट है जो हम पढ़ सकते हैं। ओके, अच्छा इनके 3 प्लेस जो हैं ओडिपस द किंग, एंटिगोन एंड ओडिपस एट कोलोनस, ये तीनों बुक्स को जो है ओडिपस ट्रिलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों बुक्स का कलेक्शन जो है वो एक ही कैरेक्टर की स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा है। द थिंग अबाउट दिस ट्रिलॉजी इज कि आप इनको अलग अलग ऑर्डर्स में पढ़ सकते हो। बुक जो है वो प्ले जो है वो इंडिविजुअली भी आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एंटिगोन पढ़ रहे हो तो आपको बाकी दोनों बुक्स पढ़ने की नीड है, या आप ओडिपस द किंग पढ़ रहे हो तो बाकी दोनों पढ़ने की नीड है। बाकी दोनों बुक्स आपको पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि जब ये स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इन्होंने कॉल बैक बहुत दिया। कॉल बैक मतलब जो पिछले की सीन्स होगी या जो कनेक्टिंग सीन्स होंगी जहाँ पे आपको पिछली बुक को या दूसरी बुक को रेफर करना पड़े, वो इन्होंने थोड़ा सा जस्ट में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दी। सो ये कुछ पॉइंट्स थे ट्रिलॉजी के बारे में। इसके अलावा जो नॉर्मल पैटर्न होता है, जो नॉर्मल पैटर्न लोग फॉलो करते हैं, वो आ जाता है कि सबसे पहले वो ओडिपस द किंग पढ़ते हैं, उसके बाद ओडिपस एट कोलोनस पढ़ लेते हैं, एंड सबसे लास्ट में वो एंटिगोन पढ़ लेते हैं। वहीं पे कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले वो एंटिगोन पढ़ लें, उसके बाद वो ओडिपस द किंग पढ़ें, फिर ओडिपस एट कोलोनस पढ़ें। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑर्डर एज सच मैटर नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने हर स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए कॉल बैक दिए हैं, जिससे स्टोरी का फ्लो ब्रेक नहीं होगा। एंड इस क्वालिटी के बारे में एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में भी मेंशन किया है कि सिफिकुलस की जो बुक्स थी वो कितने अच्छे से उन्होंने लिखी। ऑनर्स एंड अवार्ड्स की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बता दिया कि सबसे पहला अवार्ड जो इनको था वो यही था कि डायनासिस फेस्टिवल था, डायनासिस थिएटर कॉम्पिटिशन था, जिसमें इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता था अपने प्ले के साथ, एंड उस प्ले का नाम था ओडिपस द किंग। ठीक है, ओडिपस द किंग के साथ, इस प्ले के साथ ही इन्होंने अपने टीचर को हराया था। इसके अलावा इन्होंने इस कंपटीशन में कई बार पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से इन्होंने 18 टाइम्स जो है, ठीक है, 18 टाइम्स फर्स्ट रैंक अचीव की थी। ठीक है, फर्स्ट रैंक इन्होंने 18 टाइम्स अपने इस कंपटीशन में अचीव की थी, अटेन की थी। ठीक है, सो ये थे हमारे पोएट सिफिकुलस। हमारी स्टोरी पे एंड स्टोरी को डिस्कस करने से पहले ज़रा हम स्टोरी भी नहीं है, इट्स एन एपिक पोएम है एक तरीके से ये। ठीक है, कैरेक्टर्स देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा है। यहाँ पे तो बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, मैं शॉर्ट में बताऊंगी ताकि आप इजीली स्टोरी को समझ सकें। जो स्टोरी के कंटेक्स्ट से जरूरी होगा मैं सिर्फ वो बताऊंगी। सो ओडिपस ये हमारा मेन कैरेक्टर है, ये किंग ओडिपस है, एंड इनके ऊपर जो है कई प्रोफेसीज की गई थी। सबसे पहली मतलब एक मेन प्रोफेसी इनके साथ जो की गई थी वो ये था दैट ही विल मर्डर हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। ठीक है, ये अपने पापा का खून करेंगे एंड ये अपनी माँ से शादी, एंड सेकंड था कि ये अपने दोनों पेरेंट्स के मरने की वजह बनेंगे। सो ये दो आप कह सकते हो प्रोफेसीज जो थी, इन्हीं दो प्रोफेसीज की वजह से पूरी स्टोरी जो है वो बनी है, या इन प्रोफेसीज को रोकने के लिए, ना होने के इसके लिए एक्शंस होते हैं, बट वो एक्शंस अल्टीमेटली वही एक्शंस की वजह से ये प्रोफेसीज जो है वो फुलफिल हो जाती है। ये पूरा हुआ है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द आयरनीज कि किसी चीज़ को आपको पता है ये चीज़ होने वाली है, एंड उस चीज़ को रोकने के लिए आपने एक्शंस किए, एंड आपने जो एक्शंस किए उसकी वजह से वो चीज़ होगी। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया मैंने क्या बोला। एंड ऐसा ही कुछ इस स्टोरी में भी हुआ है कि हर कोई कोशिश करता है, क्योंकि प्रोफेसी इनके पैदा होने पे ही होती है कि ये जो बच्चा हुआ है ये अपने पापा को मारेगा एंड ही विल मैरी हिज मदर। ठीक, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि ये प्रोफेसी हो ही ना, ये प्रोफेसी सच ना हो, इसके लिए एक्शंस किए जाते हैं, एंड उन एक्शंस की वजह से प्रोफेसी सच होती है। ओके, सो ये था हमारे मेन कैरेक्टर। ट्रैजिक कैरेक्टर भी हैं। ट्रैजिक क्यों? क्योंकि पूरी स्टोरी जब आप रीड करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई इनके साथ जो हुआ है ना बहुत गलत हुआ है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, जोकास्टा या क्वीन जोकास्टा। सो ये जो है, ये वैसे तो इनको आप इस तरीके से याद रखो कि ये थेबिस की जो है क्वीन है। ठीक है, ओडिपस की मदर भी है ये,
बायोलॉजिकल मदर है ये ओडिपस की, एंड इस स्टोरी में ये ओडिपस की वाइफ भी रहेंगी। ठीक है, मैं क्लाइमेक्स अभी बता रही हूँ आपको, सॉरी, बट यही है कि स्टोरी की स्टार्टिंग में ही एज अ वाइफ रहेंगी। जब स्टोरी जैसे जैसे अनफोल्ड होगी वैसे वैसे पता चलेगा कि ये एक्चुअली उनकी मदर। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं तो क्रेओन वैसे तो इज अ लॉयल सब्जेक्ट, ये अपने किंग की सारी बात मानते हैं, पावर हंग्री नहीं है, ये जोकोस्टा के भाई हैं, ठीक है, ब्रदर इन लॉ बनते हैं ये ओडिपस के, एंड जोकोस्टा के पहले हस्बैंड किंग लेनिनस के, ठीक है। बट स्टोरी के एंड आने तक ये जब इनको पावर ऑफर की जाती है तो ये पावर को ले भी लेते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो थोड़े से इगोटिस्टिकल भी हो जाते हैं, क्योंकि ये ओडिपस को जो है जाने के लिए भी। नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं, तो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा टेरेशियस का, टेरेशियस जो है ये एक स्मूथ सेयर है, ठीक है। स्मूथ सेयर मैंने यूनिट 1 में बताया है, स्मूथ सेयर जो होते हैं वो फॉर्च्यून टेलर्स होते हैं, जैसे करंट में हमारे फॉर्च्यून टेलर्स है, उनको कहा जाता है, या कोई ऐसा इंसान जो भविष्यवाणी कर सकता हो, फ्यूचर में देख सकता हो, भगवानों से वो कनेक्ट करके हमें नहीं, इन स्टोरीज में जो है कैरेक्टर्स को भगवान से कनेक्ट करके भगवान की बातें बता सके, ठीक है। तो ही इज वन ऑफ द सूथसेयर्स, एंड ये बताता है कि सिटी में प्लेग क्यों। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है एस्मेनिड का। एस्मेनिड शी इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ ओडिपस, एंड अभी मैंने बताया कि ओडिपस अपनी माँ से शादी करेगा तो ये उसकी हाफ सिस्टर भी बन जाती है, ओके। नेक्स्ट ये कैरेक्टर नहीं है, जितने भी जो प्रजा है, ठीक है, जो कॉमन पीपल है, उनको कोरस के नाम से ट्रीट किया गया है। जब आप रीड करोगे तो कोरस ही लिख के आएगा, द कोरस लीडर सेड, ओके। तो कोरस जो प्रजा है उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट इज एंटिगोन इज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ ओडिपस एंड ऑब्वियसली हाफ सिस्टर ऑफ ओडिपस, एंड इनकी जो दोनों बेटियां होती हैं, पूरे प्ले में ये दोनों बेटियां कहीं नहीं आई हैं, लास्ट में आई हैं, एंड लास्ट में भी वो बस ओडिपस को देख के रो रही होती है, ओडिपस की हालत पे देख के रो रही होती हैं, इस बात पे रो रही होती है कि ओडिपस एक्साइल में जा रहा है, ओके। और कोई कैरेक्टर और कहीं पूरे प्ले में ये दोनों नहीं। अब हम चलते हैं समरी पे, आगे के कैरेक्टर्स अब देखते हैं। तो आगे के कैरेक्टर्स में आ जाता है, सबसे पहले आता है मैसेंजर ए या अ मैसेंजर। तो ये वो मैसेंजर है जो ओडिपस के पास आएगा, ओडिपस के पास क्या, ये जोकोस्टा के पास ही जाएगा। सबसे पहले ये जोकोस्टा के पास जाएगा एंड वो उन्हें बताएगा कि ओडिपस के जो अडॉप्टिव फादर थे उनकी डेथ हो गई है, एंड नाउ ओडिपस ओन्स द किंगडम ऑफ कोरिन्थ, ओके। ये सेकंड, जो फर्स्ट मैसेंजर आएगा वो जोकोस्टा के पास आएगा एंड वो जोकोस्टा को बताएगा कि किंग पॉलिबस की डेथ हो गई है, एंड किंग की डेथ के बाद, किंग की डेथ जो है वो नेचुरल हुई है, एंड किंग की डेथ के बाद किंग का जो किंगडम है कोरिन्थ का वो अब ओडिपस का। सेकंड मैसेंजर आएगा, वो बताएगा, सेकंड मैसेंजर जो है वो आके बताएगा जोकोस्टा की डेथ के बारे में ओडिपस को, एंड ओडिपस भागते हुए जाएंगे जोकोस्टा के पास, ठीक है। इसके बाद एक कैरेक्टर आएगा शेफर्ड का। शेफर्ड ये पहले जो है किंग लेशियस के लिए काम करता था, एंड ये वही बंदा रहेगा जो ओडिपस को कोरिन्थ तक पहुंचाएगा, ओके, किंगडम कोरिन्थ तक पहुंचाएगा। इसके अलावा एक प्रीस्ट भी रहेगा, वो प्रीस्ट जो है वो ओडिपस के साथ रहता है। समरी में इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, माइनर कैरेक्टर ही है ये, कॉमन लोगों के साथ ये आएगा प्रीस्ट, और ये ओडिपस को जो करंट सिचुएशन चल रही है थेबस की, किंगडम थेबस की, उसके बारे में ओडिपस को बताएगा, ओके। सो ये है सारे कैरेक्टर्स। अब हम जरा चलते हैं समरी पे। सो स्टोरी जो है वो स्टार्ट होगी किंगडम ऑफ थेबस में, जहाँ पे इस किंगडम के करंट किंग जो है वो ओडिपस है, ठीक है। एंड ओडिपस बैठे हुए हैं, एंड सडनली जो प्रजा है वो उनके पास आएगी, प्रजा यानी कि उनके सब्जेक्ट्स, एंड सब्जेक्ट्स को इस प्ले में या इस एपिक में एज अ कोरस इंडिकेट किया गया। तो कोरस आता है ओडिपस के पास, प्रीस्ट आता है, एंड ये प्रीस्ट जो है वो बताता है कि पूरे थेबस किंगडम में जो है एक तरीके का प्लेग आया हुआ है, एंड पूरी प्रजा जो है, पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं, पूरे जो किंगडम है वो इस प्लेग से परेशान है, लोगों की डेथ हो रही है, एंड जो किंग है उसे कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो
ओडिपस यहाँ पे जो प्रजा है या जो भी उनके सब्जेक्ट्स हैं वो उनको इन्फॉर्म करता है कि मैंने एक्शन लिया है, मैंने क्रेओन को जो है एक ओरेकल है डेल्फी उनके पास भेजा है। ओरेकल्स भी ये लोग हैं जो भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है, ये भूत भविष्य सब। सो एक ओरेकल के पास भेजा है जिसका नाम है डेल्फी, एंड ये हमें रीज़न बताएंगे कि ये प्लेग क्यों आया है, ये बीमारी जो है वो क्यों आई हुई है, हमारी प्रजा इस बीमारी से क्यों जूझ रही है, ठीक है। जैसे ही ओडिपस ये लाइन कहते हैं वैसे ही क्रेओन एंटर करते हैं और क्रेओन बताते हैं कि ओरेकल का कहना है कि किंग लेयस का जो मर्डर किया था, जिसने भी किंग लेयस का किल किया था, वो अभी भी हमारे किंगडम में है, एंड इसी वजह से जो है ये प्लेग हमारे यहाँ आया हुआ है। हम इस आदमी को अगर हटा देंगे जिसने भी किंग लेयस को मारा था, तो हमारा किंगडम वापस से पहले जैसा हो जाएगा। किंग लेयस ये ओडिपस में, तो यहाँ पे अब बात होने लगती है कि ओडिपस जानने की कोशिश करने लगता है कि किंग लेयस की डेथ कैसे हुई, किसने मारा। तो यहाँ पे ओडिपस को पता चलता है कि किंग लेयस की डेथ, किंग लेयस को जो है कुछ चोरों ने मिलके शहर के बाहर मार दिया था। तो ओडिपस का क्वेश्चन होता है कि किसी ने अभी तक इंक्वायरी करने की कोशिश क्यों नहीं की इस डेथ को लेके, लाइक तुम्हारे किंग को मार दिया गया एंड तुम में से किसी ने जानने की भी कोशिश नहीं की कि किसने मार दिया, बस मान लिया कि चोरों ने मार दिया, ये क्या बात है। तो वो जानने की कोशिश करता है, तब होता है कि कोई इस किंगडम से बाहर नहीं जा पाया क्योंकि इस किंगडम के गेट पे जो है एक स्पिंक्स बैठा हुआ था। स्पिंक्स, ठीक है, SPHIX, स्पिंक्स SPHINX। स्पिंक्स एक तरीके का मिस्टिकल कैरेक्टर है जो कि आधा ह्यूमन के शेप में होगा एंड आधा लायन के या किसी कैट। इसका आप जो इजिप्ट का पिरामिड नहीं है वहाँ पे भी एक स्पिंक्स का पिरामिड है, ठीक है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक स्पिंक्स जो है वो थेबिस किंगडम के बाहर था एंड ना वो किसी को बाहर जाने देता ना वो किसी को अंदर। अब स्पिंक्स का यूजुअली रहता है कि वो तुम्हें वो किसी चीज़ को गार्ड कर रहा होगा या किसी चीज़ के सामने होगा एंड वो तुम्हें तब तक अपने सामने से नहीं जाने देगा जब तक आप उसकी रिडल्स नहीं सॉल्व कर। तो यहाँ पे क्लियर होता है कि ओडिपस ने जो है स्पिंक्स की जो रिडल थी वो ओडिपस ने सॉल्व की थी एंड सॉल्व करने के बाद स्पिंक्स वहाँ से चला गया था एंड इसी की वजह से किंगडम ऑफ थेबस जो है वो फ्री हो गया था, ठीक है। एंड इसके बाद स्पिंक्स को जो है वो ओडिपस ने भगाया था, हटाया था, तो ओडिपस जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ के किंग बन गए एंड ही मैरिड द क्वीन जोकोस्टा। तो ऐसी बात होती है कि किससे पता चल सकता है कि एक्चुअली किंग लेयस के साथ क्या हुआ था। तो होता है कि एक सूटसेयर है, एक फ्यूचर देखने वाला, टेरेशियस को बुलाया जाए, ये एक प्रॉफिट है, ये ज़्यादा अच्छे से हमें चीज़ें बता पाए। अब टेरेशियस ही इज़ अ ब्लाइंड प्रॉफिट, वैसे तो ये कुछ देख नहीं सकते, तो इनको एक आदमी कुछ टाइम बाद ओडिपस के पास लेके आता है। ओडिपस सच जानने की कोशिश करते हैं कि किसने मारा था किंग लेयस को। टेरेशियस जो है वो पहले थोड़े से अजीब आंसर्स देते हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग आंसर देते हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं देते हैं एंड वो मतलब आप कह सकते हो जो सच रहता है वो बताने से मना कर। तो ओडिपस उनके ऊपर एक्यूजेशन लगाने लगते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ही किल किया है, तुमने ही मारा है, इसी वजह तुम बता नहीं रहे हो। तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। जब थेरेशियस की बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती है तो थेरेशियस जो है वो कोड में, यहाँ पे भी वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा, वो कोड में ही बोलता है, एक डायरेक्ट स्टेटमेंट देता है कि तुमने मारा है किंग लेयस को। तो जैसे वो एक डायरेक्ट स्टेटमेंट देता है तो ओडिपस जो है वो उनको लगता है कि थेरेशियस झूठ बोल रहा है एंड अब ओडिपस जो है वो क्रेओन और थेरेशियस दोनों पे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं क्योंकि क्रेओन ही जो है वो कहते हैं कि थेरेशियस को हमें बुलाना चाहिए, ये एक प्रॉफिट है। तो ओडिपस एक्यूजेशन लगाने लगते हैं क्रेओन और थेरेशियस पे कि तुम दोनों मिलके झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें ये किंगडम चाहिए इसलिए तुम ये सब कर रहे हो, तुम मुझे फंसा। ओडिपस कुछ नहीं सुन रहे हैं तो आखिर में थेरेशियस शांति से कोड में एक सेंटेंस बोलते हैं और वो ये बोल के चले जाते। थेरेशियस बोलते हैं कि किंग लेयस को उस इंसान ने मारा है जिसने अपने पिता को मारा है, जिसने अपनी माँ से शादी। एग्जैक्ट लाइन्स रहती है उनकी। The man who killed is both the father and brother of his own children as well as the son of his own wife, ठीक है।
थ्रेशियस ये लाइन बोलते हुए चले जाते हैं। द मैन हु किल्ड किंग लेयस is the father and brother of his own children as well as the son of his own wife। ठीक है, अब ये रिडल किसी को समझ नहीं आती, कोई काफ़ी कंफ्यूजिंग रिडल रहती है, ओडिपस को तो बिल्कुल नहीं समझ में आती, तो वो इस रिडल पे बिल्कुल फोकस नहीं करते और वो क्रेओन पे फोकस करके बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें एग्जाइल दे दूंगा, तुम अपने राजा के अगेंस्ट प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हो, कॉन्स्पायर करके ये थ्रेशियस के साथ। एंड थ्रेशियस अपने जो रिडल थी वो बोल के वहाँ से चले जाते हैं। क्रेओन और ओडिपस के बीच में लड़ाई हो रही होती है, दोनों चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो ये सब सुन के जकोस्टा वहाँ आ जाती है। जकोस्टा अभी फॉर नाउ शी इज द वाइफ ऑफ ओडिपस, ओके, शी इज द वाइफ ऑफ ओडिपस एंड किंग लेयस की जो है विडो, किंग लेयस की वाइफ थी। किंग लेयस के मरने के बाद उन्होंने ओडिपस से शादी कर ली एंड अभी वो ओडिपस की वाइफ है। तो वो ओडिपस के पास आके वो पूछती है कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो और इतनी तेज आवाज में क्यों बात कर रहे हो। तो ओडिपस जो है वो बताता है, वो एक्यूज करता है कि एक प्रॉफिट आया था एंड वो कह रहा था कि मैंने जो है वो किंग लेयस को मारा है। तो जकोस्टा कहती है कि तुम इन प्रोफेसीज पे, इन लोगों की बातें पे, ये प्रॉफिट की बातों पे मत जाओ, ठीक है, ये लोग झूठ बोलते हैं। एंड इसके आगे वो बोलती है, ये लोग झूठ बोलते हैं, एंड इसके आगे वो बोलती है कि मेरे पास इस बात का एविडेंस है और वो एविडेंस ये है कि एक डेल्फिक ओरेकल ने प्रेडिक्ट किया था कि किंग लेयस की डेथ जो है वो उनका जो बेटा हुआ है उसके हाथों ही होगी, ठीक है, उनका जो पहला फर्स्ट बॉर्न बेटा था उसी के हाथों जो है किंग लेयस की डेथ होगी। बट किंग लेयस की डेथ जो है वो थीव्स के थ्रू हुई है। अब इतना सुन के ओडिपस जो है वो थोड़े से क्यूरियस हो जाते हैं एंड वो जकोस्टा से कहते हैं मुझे थोड़ा सा और डिटेल दो किंग लेयस की डेथ के बारे में। किंग लेयस की डेथ के बारे में वो बताती हैं कि इनकी डेथ जो है वो एक 3 रोज जो है आके बीच में मिल रही थी, वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, वहाँ पे इनका किल हुआ था। एंड अब ओडिपस को रियलाइज होता है कि किंग लेयस को जो है वो ओडिपस ने मारा है, कि वो एडमिट करते हैं कि किंग लेयस को जो है मैंने ही मारा है, पर मैंने अपने डिफेंस में मारा है। कई सारे लोग जो हैं वो मेरे ऊपर अटैक कर दिए एंड इसी वजह से मैंने मारा उन्हें, सेल्फ डिफेंस में मारा एंड किंग लेयस वाज वन ऑफ देम, ठीक है, मैं जानबूझ के नहीं मारा। एंड इसके बाद वो जकोस्टा को कंटिन्यूएशन में ये भी बताते हैं कि स्टार्टिंग से बताना वो शुरू करते हैं कि मैं कोरिन्थ का मैं प्रिंस एंड वहाँ पे मैंने किसी को बात करते हुए सुना कि मैं जो है वो किंग का एक्चुअल बेटा नहीं, ठीक है, कौन से किंग ये कोरिन्थ के किंग का बेटा नहीं हूँ। एंड ये बात सुन के मैं थोड़ा सा घबरा गया था, इसलिए मैं एक फॉर्च्यून टेलर के पास गया, एक सूट सेलर के पास गया एंड मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसा सच। तो उस ओरेकल ने, उस सूट सेलर ने मुझे बताया है कि मैं जो है मैं अपने खुद के पापा को मारूंगा, खुद के पिता को मारूंगा, उसके बाद मैं अपनी माँ से शादी कर लूँगा एंड उसके बाद मेरी वजह से ही मेरी जो माँ है उनकी डेथ। तो मैं अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना किंगडम छोड़ के मैं आ गया। जब मैं रास्ते में आ रहा था, मतलब घूम रहा था मैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे इनके पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं एंड कोई फिक्स पॉइंट नहीं था कि ये कहाँ जा रहे हैं, ये बस जा रहे हैं। उसी रास्ते में किंग लेयस इन्हें मिले थे, किंग लेयस ने इनके ऊपर अटैक किया एंड खुद को डिफेंड करने के लिए ओडिपस ने किंग लेयस को। अच्छा, ये जो स्टोरी मैंने अभी आपको बताई, जो किंग ओडिपस पूरा जकोस्टा को बता रहा है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन जो है, ये पूरी जो स्टोरी है, इसका अभी तो ये ब्रीफ में बता रहे हैं, बट इसका पूरा डिटेल वर्जन जो है वो इनकी जो दूसरी बुक थी उसमें है, ऑलरेडी है। मैंने कहा था ना 3 बुक्स का सेट, जो इनकी ओडिपस एट कोलिनस बुक है उसमें इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। अब इसके अलावा जस्ट टू कंफर्म कि क्या, क्योंकि उन्होंने बोला था शायद मैंने मार दिया क्योंकि मैंने 3 लोगों को सेम स्पॉट पे मारा है जहाँ तुम कह रहे हो, तो अपने को क्लियर करने के लिए कि क्या सच में इन्होंने किंग लेयस का मर्डर किया है, ये क्लियर करने के लिए ये एक शेफर्ड को बुलाते हैं एंड ये वो शेफर्ड थे जो सिर्फ एकलौता शेफर्ड जो किंग लेयस के साथ था एंड वो बच के वापस। शेफर्ड को बुलाया जा रहा है एंड इसी टाइम पे एक मैसेंजर जो है वो जकोस्टा के पास आता है, ठीक है, ओडिपस नहीं है यहाँ पे, जकोस्टा के पास आता है, जकोस्टा को इन्फॉर्म करता है कि कोरिन्थ के जो किंग थे, किंग पोलिबस, उनकी डेथ हो गई है
नेचुरल डेथ हुई है एंड अब सिंस उनके पास कोई हेयर नहीं है, किंग की डेथ हो गई है, तो अब ओडिपस को जो है कोरोनेट किंगडम इनहेरिट कर लिया उन्होंने एंड अब उन्हें वहाँ पे जाके रूल करना रहेगा। एंड ये बात जो है जोकोस्टा फील करते हैं कि देखो मैं सही बोल रही थी, ये ओरेकल्स और ये सूट्स है सब झूठ बोलते हैं, तुम कह रहे थे कि तुम अपने पापा के मरने की वजह बनोगे, तुम वजह बनोगे अपने पिताजी के मरने की, बट किंग पॉलिबस की जो डेथ हुई है वो तो नेचुरल हुई है। तो इससे दो जोकोस्टा खुश होते हुए जाती हैं, वो ओडिपस को ये न्यूज़ बताती हैं कि देखो सूटसेयर्स की बातें सच नहीं होती। एंड ओडिपस ये सारी बातें सुन के खुशी हो रहे होते हैं, तभी जो मैसेंजर रहता है वो उन्हें इन्फॉर्म करता है कि ओडिपस जो है वो किंग पॉलिबस के बायोलॉजिकल बेटे नहीं हैं, वो उनके हेयर हैं, पॉलिबस के हेयर हैं, क्योंकि पॉलिबस का कोई बच्चा नहीं है, बट ओडिपस जो है वो किंग पॉलिबस के एक्चुअल बेटे नहीं हैं। वो मैसेंजर जो है वो ओडिपस जब बच्चे थे, लाइक इन्फेंट थे, गोदी में थे, तब वो जो है किंग पॉलिबस के पास लाया था, क्योंकि किंग पॉलिबस के पास खुद का कोई बेटा नहीं था, ठीक है, इसलिए वो उनके पास लाए। तो मैसेंजर पूरा बोलता है कि यहाँ पे एक शेफर्ड था उस टाइम पे, जो मैं जंगल से जा रहा था, मुझे वो शेफर्ड उस रास्ते में मिलता है, उसके हाथ में एक बच्चा रहता है एंड वो उस बच्चे को मुझे दे देता है एंड मैं किंग पॉलिबस को दे देता हूँ। सो ओडिपस पहले एक शेफर्ड के पास रहता है, शेफर्ड के थ्रू वो मैसेंजर के पास आता है एंड मैसेंजर के थ्रू वो किंग पॉलिबस के पास पहुँच जाता है एंड ही बिकम्स ओडिपस। ओके, अब ओडिपस जो है वो मैसेंजर से पूछते हैं कि ये शेफर्ड कौन था, मुझे बताओ। तो मैसेंजर बोलता है ये शेफर्ड जो है वो थेबस किंगडम का ही था। तो अगेन ओडिपस कहते हैं ठीक है, अब ये जो दूसरा शेफर्ड है उसको भी बुला के लाओ, कमांड दे दिया जाता है। एंड जब ये शेफर्ड आता है तब पता चलता है ये दोनों शेफर्ड्स किंग लेयस की डेथ के टाइम पे एंड ओडिपस को लेके जो जाता है वो दोनों ही शेफर्ड एक ही इंसान है। एंड जब ये शेफर्ड सामने आता है तो पहले तो ये ओडिपस को कुछ भी बताने से मना कर देता है, कहता है नहीं मैं नहीं बताऊंगा, सब कुछ बोल देता है। बट ओडिपस थोड़ा सा उसको डराते हैं, धमकाते हैं, मौत की धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब वो ओडिपस बताता है, वो शेफर्ड बताता है ओडिपस को कि हाँ मैंने कई सालों पहले किंग लेयस और किंग क्वीन जोकोस्टा का एक बेटा था, जिसे सूटसेयर्स ने कहा था कि ये लड़का जो है ये अपने बाप के मौत की वजह बनेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसी वजह से जो किंग थे उन्होंने कहा था कि इस बच्चे को कहीं ले जाके मार दो। तो बच्चे को ले जाते हैं, वो उसका पैर भी बांध देते हैं एंड पैर दोनों बंधे होते हैं एंड इसका निशान जो है वो ओडिपस के पैर पे इतने सालों बाद भी रहता है, ठीक है। मैं उसको पैर बांध के मारने के लिए ले जा रहा था पर मुझसे हिम्मत नहीं हुई एंड उसी टाइम पीरियड पे मुझे ये मैसेंजर दिख गया जिसको मैंने ये बच्चा दे दिया था। सो स्टोरी करेक्ट हो गई, ओडिपस ही जो है वो किंग लेयस के बेटे हैं एंड किंग लेयस की डेथ जो है वो किंग लेयस की डेथ जो है वो ओडिपस की वजह से ही हुई थी। एंड मैसेंजर की बातें पूरी सुन के जोकोस्टा को समझ में आ गया था कि उनसे क्या गड़बड़ हुई है, ठीक है, ये जो गड़बड़ हुई है उनसे कितनी बड़ी गड़बड़ हुई है जोकोस्टा को रियलाइज हो जाता है। जोकोस्टा भागते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है और वो खुद को बंद कर लेती है। शेफर्ड की बातें सुन के ओडिपस समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। किंग पॉलिबस जो है वो इनके बायोलॉजिकल फादर नहीं है, वो इनके अडॉप्टिव फादर हैं, ठीक है। किंग लेयस इनके एक्चुअल फादर थे, जिसका मर्डर जो है वो ओडिपस ने किया है, ठीक है। ये इनके बायोलॉजिकल फादर थे जिनका मर्डर जो है वो ओडिपस ने किया। एंड किंग लेयस की वाइफ थी जेकोस्टा, ओके। तो जेकोस्टा के साथ किंग लेयस की वाइफ थी, ओडिपस की मदर थी। अननोइंगली ओडिपस ने अपनी माँ से ही शादी कर ली, ठीक है। अननोइंगली ओडिपस ने अपनी माँ से शादी कर लिया एंड उसके बाद उनके कई सारे बच्चे भी हुए, उनके बेटे भी हैं, 2 बेटियां हैं और कई सारे बेटे हैं। बेटों का नहीं पता है कितने बेटे हैं, बट
कई सारे बेटे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया मैंने क्यों बोला था कि वो बेटी भी है और बहन भी है। एंड वो टिरेशियस ने ऐसा क्यों बोला था कि किंग लेयस का जो मर्डर किया था वो इंसान है जो खुद के बच्चों का भाई भी है और बाप भी है और बेटा है अपनी बीवी का। ठीक है, सो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब जब इतना इनको क्लियर होता है और बस को हर चीज़ समझ में आती है तो एक मैसेंजर उनके पास आता है एंड वो बताता है कि जो कोस्टा है जो है वो अपने रूम में उन्हें बंद कर लिया, खुद को बंद कर लिया। तो ओडिपस ऑलरेडी परेशान रहते हैं, वो जकोस्टा के पास जाते हैं भागते हुए एंड वो जकोस्टा के दरवाजे पे खटखटाने की कोशिश करते हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता एंड अल्टीमेटली ओडिपस उस दरवाजे को तोड़ते हैं। दरवाज़ा तोड़ के जब वो अंदर जाके देखते हैं तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि जकोस्टा ने खुद को मार लिया है बाय हैंगिंग हरसेल्फ। उन्होंने खुद को आप कह सकते हो किसी चीज़ से लटका के उन्होंने खुद को मार लिया। ओडिपस पूरे जो सिचुएशन है, पूरी जो ट्रेजेडी इनके साथ हुई है, इसकी वजह से वो रोने लगते हैं जकोस्टा की बॉडी पकड़ के एंड अल्टीमेटली ओडिपस जकोस्टा के कपड़ों में से पिन्स निकालते हैं, 2 पिन्स निकालते हैं गोल्डन एंड इन दोनों गोल्डन पिन्स के साथ वो कहते हैं कि इन आँखों ने जो चीज़ें देखी हैं या इन आँखों की वजह से जो चीज़ें हुई हैं, अब मैं इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो गया हूँ कि मैं अब इस पूरी दुनिया को नहीं देखना चाहता। मेरी इन आँखों ने इतनी सारी चीज़ें देख ली, इतनी गलत चीज़ें देख ली, अब मैं इस दुनिया में किसी को नहीं देखना चाहता हूँ। इतना कह के वो खुद की आँखें उन दोनों गोल्डन पिन्स से आप कह देते हो कि वो दोनों गोल्डन पिन्स को अपनी आँखों में वो डाल लेते हैं। ठीक है, वो अपनी आँखें फोड़ लेते हैं खुद की एंड वो अभी भी जकोस्टा की बॉडी के पास जो है वो रो रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा वो खुद को संभालते हैं एंड वो क्रेयॉन को बुलाते हैं एंड वो डिक्लेयर करते हैं कि मैं ही हूँ जिसने कि लेयस को मारा था एंड मैं ही हूँ जिसकी वजह से हमारे किंगडम पे प्लेग आया था एंड अब मुझे जो है वो एक्साइल मिलनी चाहिए। मैं ये किंगडम में ये सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। क्रेयॉन को वो इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप जो है वो अब इस किंगडम के रूलर रहेंगे। मेरे बेटे अपना ख्याल रख लेंगे पर मेरी 2 बेटियां हैं, आप उनका ख्याल रखिएगा क्योंकि ऐसी बेटियां जो इंसेंट रिलेशनशिप की वजह से आई हैं, कोई उनसे शादी नहीं करना चाहेगा, कोई उनके साथ रहना नहीं चाहेगा एंड इन दोनों की ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। आप मेरी दोनों बेटियों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना कह के ओडिपस अपनी दोनों बेटियों के पास जाते हैं, दोनों बेटियों से माफ़ी मांगते हैं एंड वो कहते हैं कि मुझे माफ़ करना कि अनजाने में मुझसे इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई है, मेरी वजह से तुम दोनों की ज़िंदगी जो है वो हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। दोनों बेटियां ओडिपस को देख के रोने लगती हैं एंड अल्टीमेटली यहाँ पे क्रेयॉन थोड़ा सा पावर में आके वो कहते हैं कि आप बच्चे मतलब वो दोनों बच्चों को अलग करने के लिए कह देते हैं कि आप दोनों अलग हो जाओ एंड ओडिपस अब आप यहाँ से चले जाओ, आपको एक्साइल मिलती है। ठीक है, तो इसी के साथ मतलब ये जो एपिक है इसका एंड ये रहता है कि दोनों बच्चे जो हैं, दोनों बेटियां जो हैं वो दूर से खड़ी होकर रो रही हैं एंड ओडिपस जो है वो एक्साइल में जाते हुए यानी कि कहीं दूर जाते हुए दिखाई दे। ठीक है, सो ये है आपकी स्टोरी, आपका एपिक ओडिपस द किंग। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपकी समरी कंप्लीट हो गई है। कैरेक्टर्स मैंने बता दिया, अबाउट द ऑथर मैंने बता दिया। अब हम ज़रा देख लेते हैं ओडिपस द किंग के एनालिसिस को। एनालिसिस में आप क्या कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करोगे, क्या क्या रहना नेसेसरी है, क्या चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो, इसको जल्दी से हम एक क्विक में देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ आप ये रखिएगा कि कोई भी एनालिसिस आप लिख रहे होगे तो सबसे पहले आप उसके इंट्रोडक्शन की बात करोगे कि वो जो भी है, एपिक है, प्ले है, जो भी है, वो कब लिखा गया था, किसने लिखा था, किस टाइप में है वो। ठीक है, ट्रैजिक प्ले है या आपका कॉमेडी प्ले है या जो भी टाइप है, जो भी है, क्या वो एक एपिक है, इस तरीके से आप उसको डिवाइड करके प्रॉपर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद उसका थोड़ा बहुत ब्रीफिंग दोगे। ब्रीफिंग के बाद आप स्टोरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे। यहाँ पे तो मैंने स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हम सभी में बात कर रहे हैं, बट जब आप एक क्वेश्चन आंसर लिख रहे होंगे तब आप शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, 1 या 2 पैराग्राफ में
पूरी जो आपकी स्टोरी होगी उसका जिस्ट आप देने की कोशिश करोगे, ठीक है। स्टोरी की समरी दे दी उनकी, अगर प्ले है तो स्टोरी की समरी देने से पहले कैरेक्टर्स के बारे में एक एक लाइन लिख दोगे, ठीक है, कि ये कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स के 2 लाइन के अंदर कैरेक्टर्स के सिर्फ नाम लिख दोगे, बहुत काफ़ी होगा, उससे ज़्यादा आपको लिखने की नहीं, ठीक है। स्टोरी एक्सप्लेन कर दी। स्टोरी की जो खास बातें हैं, जैसे स्टोरी का थीम हो गया, ठीक है, स्टोरी में क्या क्या सिंबलाइजेशंस हैं ये आप डाल सकते हो। अगर कहीं पे उसका मोफेट आपको मिल रहा है, आप मोफेट को इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी पोएट ने या किसी क्रिटिक ने कुछ बात बोली है वो आप इंक्लूड कर सकते हो। कुछ आयरनिकल जो आपके उसमें हो, उस पर्टिकुलर प्ले में हो, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। एंड आखिर में एक छोटा सा कंक्लूजन, एंड इसी के साथ आपका एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर आप एक प्रॉपर एनालिसिस का रख सकते हो। ओके, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स, समरी, थीम्स, सिंबलाइजेशन, सिंबल्स, मोफेट्स, किसी का कोई कमेंट एंड कंक्लूजन। इतना अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर इंग्लिश में लिख दोगे, बहुत सफिशिएंट है एक क्रिटिकल एनालिसिस के आंसर के लिए। ओके, की पॉइंट्स यहाँ पे मैंने कुछ लाए हैं आपके सेकेंड यूनिट के लिए, उनको जल्दी से देख लेते हैं। सो ओडिपस द किंग, ये ट्रैजिक प्ले है जिसे एंशिएंट ग्रीक प्ले राइटर सोफोक्लिस ने लिखा है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रिलॉजी प्ले जिसे थेबियन प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। जब आप सिलेबस देखोगे तो द 3 थेबियन प्लेस आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, ठीक है। एंड इट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन अराउंड 429 BC। ओके, अब इसके अलावा ये तो बात हो गई कि मैंने बता दिया कि ये ट्रैजिक प्ले है, किसने लिखा था, कब परफॉर्म हुआ था, एक ट्रिलॉजी का कनेक्शन था तो मैंने वो भी बता दिया। इसके आगे मैंने इंक्लूजन में आपको ये भी बता दिया कि ये द ओडिपस के अलावा ट्रिलॉजी जो है उसमें कौन कौन सी बुक्स थी। एक प्लॉट जो है वो बहुत ही ड्रामेटिक प्लॉट है, चैप्टर्स जो हैं वो ओडिपस की लाइफ के बारे में है, एंड बहुत ही आप कह सकते हो बहुत ही ड्रामेटिक टर्न्स लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने समरी 2 लाइन्स में डिस्क्राइब की है। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन ओडिपस's gradual realization that he murdered his own father Laius and slept with his own mother Jocasta। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बोल दिया कि ये ओवरऑल स्टोरी जो है वो इस बारे में है कि ओडिपस ने जो है वो अपने खुद के पिता को मार दिया है एंड वो अपनी माँ के साथ शादी कर ली। ठीक, ओवरऑल यही था, स्टोरी यही थी। स्टोरी की शुरुआत से ही बोला जा रहा है कि ये वो एक इंसान होगा जो अपने खुद के बाप को मार देगा एंड अपनी माँ के साथ शादी करेगा। ओवरऑल एक नहीं, आई थिंक मैंने 3-4 बार पूरी समरी को एक्सप्लेन करते हुए बोल दिया है। कितने सारे, आई थिंक 3 से 4 सूट सेयर्स हैं जिन्होंने सेम लाइन बोली, ठीक है। एक ने तो रिडल फॉर्मेशन में भी बोल दी। सो ओवरऑल यही चीज़ हुई है। इसके आगे मैंने बोल दिया, मच ऑफ द बैकग्राउंड इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड as the action takes place. It thus assumes some of the prior knowledge of his story which Greek audience would have well known. The Homer's the Iliad gives a journal account of the myth's origin. However, the Theban cycle, the Theban plays which contains more than account, has since been lost to history. अब देखिए इसके आगे मैंने बोल दिया कि उस टाइम के जितने भी जो बैकग्राउंड है, जो भी आपको ओडिपस के बारे में मैंने डायरेक्ट स्टार्ट किया कि एक किंग है ओडिपस, बट जो ग्रीक उस टाइम के ऑडियंस थी उनको ऑलरेडी पता था ओडिपस है कौन, ठीक है। एंड ओडिपस का जो डिटेल थोड़ा बैकग्राउंड जो है वो होमर की जो द ओडिसीज बुक है उसमें एक्सप्लेन्ड है, उसी के इन्फ्लुएंस में आगे बनी है। एंड इसमें जो है ओडिपस में जो ओडिसीज में तो जो है एक छोटा सा कैरेक्टर दिया गया है, बट ये जो 3 बुक्स का सेट है इसमें एक इन डेप्थ अकाउंट दिया हुआ है, मतलब बहुत डिटेल में दिया हुआ है। नहीं, 3 बुक बनी है तो काफ़ी डिटेल में ओडिपस के लाइफ के बारे में बात की गई। ओके, अब प्ले के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्ले का स्ट्रक्चर भी आप इंक्लूड कर सकते हो। समरी के बाद अगर कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है तो आप स्ट्रक्चर भी इंक्लूड कर सकते हो कि भाई ये प्ले जो है इतने एक्ट का है, इतने सीन्स का है, ये आप डाल सकते हो। पोएम है तो आप उसमें उसकी राइमिंग स्कीम इतने स्टैंजास का है, इस फॉर्मेट में है, इस मीटर के साथ है, ये सब आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सो स्ट्रक्चर,
समरी हो गई, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो ओडिपस जो है वो प्रोलॉग है उसमें, ठीक है। इसके अलावा 5 एपिसोड्स का सेट है एंड ये कोरल ओड में है। कोरल ओड एक तरीके का आप कह सकते हो गाने के फॉर्मेशन में है एंड कोरल के बहुत सारे लोग मिलकर एंड प्लॉट जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड है। सारे एपिसोड्स जो है वो आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं एंड इनका कनेक्शन जो है वो कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से, लाइक कोई चीज़ जो है उसकी वजह से वो चीज़ हुई, ठीक है। अगर ये ना होता तो वो ना होता। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया कि वो एक चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने एक्शन किया एंड उस एक्शन की वजह से वो चीज़ अकर हो गई। मे बी उन्होंने ओडिपस को मरने के लिए ना कहा होता कि मार डालो इसे, तो शायद किंग लेनिनस का किल भी ना होता, शायद क्या फॉर श्योर, क्योंकि ओडिपस को पता होता कि किंग लेयस ही उनके पिता हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने पिता को नहीं मारते एंड ऑब्वियसली वो जोगस्टा से शादी नहीं करते, ठीक है। एंड ये ऐसी चीज़ें रही हैं जो ऑलरेडी अकर हो चुकी हैं एंड इनमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। इनके जो इफेक्ट्स हैं सिर्फ उनको डील किया जा सकता। सो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर के बाद मैंने कहा कि आप थीम्स पे फोकस कर सकते हैं। सो इस प्ले की थीम, अगर मेन थीम हम बात करें, वो होता है फेट एंड फ्रीडम। सो फेट किस तरीके से कि वो ऑलरेडी एक आप कह सकते हो चीज़ें डेस्टिन्ड थी। स्टोरी की स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि ओडिपस जो है वो एक ऐसा, मतलब ओडिपस के पैदा होते ही ये प्रोफेसी हो गई थी, ये ओडिपस इज गोइंग टू किल हिज फादर, ठीक है। तो वो ऑलरेडी डेस्टिन्ड था, फेटेड था एंड इसी वजह से चीज़ें उस तरीके से हुई, ठीक है। इवेंट्स जो है वो इसी तरीके से स्टेट हुए थे, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल। तो जो लोग हैं वो स्टार्टिंग में तो देयर इज अ सीन जहाँ पे ओडिपस मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है एंड वो क्रेओन पे जो है वो एलिगेशंस लगाता है एंड एट दैट पॉइंट जब वो स्मूथ सेयर कहता है कि तुमने ही किंग लेयस को मारा है, देन जो लोग होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब तो बड़ी ईजिली रेडी हो जाते हैं ओडिपस को ये कहने के लिए कि हम आप ही का साथ देंगे, पर चाहे जो हो जाए आप सही हो। बट जब एक्चुअली सच पता चलता है कि ओडिपस इज एक्चुअली द किलर ऑफ लेयस एंड उसने अपनी माँ से शादी की एंड पूरा जो ऑर्डील है वो सबके सामने जब आता है, तब हर कोई ओडिपस से मतलब उसकी निंदा करना शुरू कर देता है, उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देता है। इवन उसे पता होता है कि उसकी बेटियों के लिए जो लाइफ है आगे वो मुश्किल होने वाली है, ठीक है। तो ये डुअलिटी शो हो रही है कि एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट में अब ओडिपस ने जानबूझ के वो चीज़ नहीं की थी, उसने जानबूझ के अपनी माँ से शादी नहीं की, उसे तो पता ही नहीं था कि जोकास्टा उसकी माँ है। अगर पता होता तो ऑब्वियसली वो नहीं करता। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको ये भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से लोग विलिंग होते हैं सच को ना देखने की। जैसे जोकास्टा को काफ़ी टाइम पहले रियलाइज हो गया था, मतलब जब पूरा सच सामने नहीं आया था जोकास्टा को तभी रियलाइज हो गया था कि देयर इज अ चांस कि ओडिपस जो है वो जोकास्टा का ही बेटा है, बट स्टिल वो ये इन्फॉर्मेशन विथहोल्ड कर रही थी एंड ऑलमोस्ट एवरीवन, जितने भी सूटसेयर्स थे, जितने भी मैसेंजर आया, शेफर्ड आया, सबने जो है वो ओडिपस से इन्फॉर्मेशन विथहोल्ड करने की कोशिश की थी। सबने उसको सबसे पहला रिएक्शन था कि हम आपको सच नहीं बता, वो तो प्रेशराइज करने के बाद उन्होंने सच बता। तो ये खासियत आपको प्ले में देखने को मिली। इसके अलावा प्ले में जो आपको देखने को मिला वो ये था कि बहुत ही अच्छी उन्होंने ड्रामेटिक आयरनी दिखाई थी। कई जगह उन्होंने ड्रामेटिक आयरनी दिखाई। सबसे पहले दिखाया है जो मैंने आपको बताया कि लोग जो है वो ओडिपस का साथ देने के लिए तैयार थे एंड वो उससे बल्कि रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया तुम हमें फ्री कर दो, प्लेग से फ्री कर दो। बट इन एक्चुअलिटी या इन रियलिटी ओडिपस वाज द रीजन कि वो प्लेग आया। जब लोगों को हो रहा था कि ओडिपस लोगों के सामने बड़े उससे कह रहा था कि ही वाज कर्सिंग द गाय हु किल्ड लेयस को जिसने मारा वो खुद मतलब उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, बट इन रियलिटी वो खुद को ही गाली दे रहा था, ठीक है। सेकेंड ड्रामेटिक आयरनी जो आपको देखने को मिलती है वो आती है, फिर मैंने आपको बता दी कि वो मर्डरर को बोल रहा था बट एक्चुअली मर्डरर वो खुद ही था। नेक्स्ट था कि भाई टेरेशियस को वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहा था, वो कह रहा था तुम अंधे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, ये है वो है। बट एक्चुअली टेरेशियस वाज द वन जिसे सच में नॉलेज थी एंड रियलिटी से आप कह सकते हो दूर कौन था, वो ओडिसियस टर्न रियलिटी। ओडिसियस ही
मतलब उसे ही एंड भले ही थ्रेशियस जो है वो ब्लाइंड था बट ही कुड सी जो कोई नहीं देख सकता। वॉज अ फॉर्च्यून टेलर, मतलब बंदे को दुनिया नहीं दिख रही है, उसको वो दिख रहा है जो है, मतलब हो चुका है या जो होने वाला है। तो ये भी खुद में एक आयरनी की बात है। एंड एट लास्ट एक ड्रामेटिक आयरनी जो हमें और देखने को मिलती है वो ये होती है कि जब किंग पॉलिबस की डेथ होती है तो हर कोई खुश होता है इस न्यूज़ से कि भाई चलो ठीक है, ओडिपस के फादर की जो डेथ है वो नेचुरल हुई है। बट ये जो न्यूज़ रहती है ना कि किंग पॉलिबस की डेथ हुई है, इसी की वजह से सारे सच एक के बाद एक सामने आते हैं। जो प्रोफेसी होती है वो पता चलता है कि वो एक्चुअली फुलफिल हुई है। जो कोस्टा बहुत खुश रहती है कि नहीं, प्रोफेसी फॉल्स थी, तुमने अपने पापा को नहीं मारा। बट इस न्यूज़ के बाद पता चलता है कि एक्चुअली ओडिपस ने अपने पापा को मारा है, एक्चुअली वो प्रोफेसी जो है वो सच हो गई। ये इस तरीके से कुछ मतलब ये बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। जब आप एनालिसिस का आंसर लिख रहे हो तब इन पॉइंट्स को आप एक स्टैंजा के फॉर्मेशन में, सॉरी स्टैंजा नहीं, पैराग्राफ फॉर्मेशन में करके आप लिख सकते हो। आप हेडिंग्स डाल के भी लिख सकते हो, वो भी एक्सेप्टेड आंसर रहेगा। सो कहीं पे भी अगर आपसे क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा जाता है तो आप इस तरीके से दोनों पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए कर सकते हो। एनालिसिस पूछा जा रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स इंक्लूड करोगे। अप्रिसिएशन की बात होगी तो अप्रिसिएशन मतलब होता है किसी की तारीफ करना। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आप सिर्फ उस पर्टिकुलर टेक्स्ट की या जो भी होगा, चाहे वो पोएम हो, चाहे वो प्ले हो, चाहे वो आपका कोई फिक्शन हो, कोई ऐसे हो, अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपसे पूछा जाएगा तो आप सिर्फ उसकी तारीफ करोगे। क्रिटिकल एनालिसिस में आप इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताओगे कि अच्छा क्या था और बुरा क्या था। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी एंड आपकी यूनिट 2 भी इसी के साथ कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप ये बुक परचेज करना चाहो, जिसकी हेल्प से मैं ये डिस्कशन कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसकी वजह से ये डिस्कशन हो रहा है, तो आप ये बुक जो है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसका ई बुक वर्जन या PDF वर्जन चाह रहे हैं तो आप गूगल प्ले बुक से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाए। इसके अलावा अगर आप वरिड हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो किस टाइप से आंसर करना है, क्या आंसर करना है, देन वो सब इस बुक में आपको अवेलेबल रहेगा। शॉर्ट आंसर फॉर्मेशन में, लॉन्ग आंसर फॉर्मेशन में, जैसा आपका पेपर होता है, आपके पेपर को बेस करके जो प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आपको इस बुक में अवेलेबल होंगे। सो डू चेक दिस बुक आउट एंड थैंक यू so much for watching the video and I will see you on the next one.